चलिए अब बात कर लेते हैं एग्रीमीटर की। और एग्रीमीटर में आपको बता दें, आज हमने जैसा आपको बताया, हम बात करेंगे आज दालों को लेकर के। दरअसल वित्त वर्ष 2025 में देश से रिकॉर्ड दलहन का एक्सपोर्ट हुआ। इस दौरान 7.93 लाख टन दलहन का एक्सपोर्ट दर्ज किया गया, जो कि देश से पहले कभी भी इतना एक्सपोर्ट दलहन का नहीं हुआ। ऐसे में इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हम जरा कीमतों को लेकर के क्या कुछ आउटलुक रहेगा, आगे चल कर के क्या कुछ वजह रही इस तरह के एक्सपोर्ट की, इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया जी और एग्रो कॉर्प इंटरनेशनल के हेड रिसर्च इंद्रजीत पॉल जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सर अजय सर, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। सर सबसे पहले तो ये जानेंगे कि मतलब भारत की जो पहचान दुनिया में सबसे बड़े दाल आयातक, उत्पादक और उपभोक्ता की रही है, लेकिन अब भारत से दलहन का एक्सपोर्ट भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। आप इस बदलाव को कैसे देख रहे हैं सर? नमस्कार प्रदीप। देखिए, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा हमको दाल की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि अगर हम ग्लोबल मार्केट में देखते हैं तो प्रोटीन इंटेक सबसे इंपॉर्टेंट है। और कोविड के बाद से ही हमने देखा कि हमारा जो कोविड के बाद से देखें, जो हमारा एवरेज प्रोटीन इंटेक है वो करीबन 60 से 70 ग्राम का रहता है, बिकॉज एज ए वेजिटेरियन कंट्री। लेकिन यही ग्लोबल मार्केट में हम यूएस की बात करें या वर्ल्ड एवरेज की बात करें तो उससे काफी कम है। यूएस में करीबन 100 से 110 ग्राम है, चाइना में 95 से 100 ग्राम है। इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि इंडिया में कहीं ना कहीं जो पल्सेस है वो प्राइमरी एक प्रोटीन का स्रोत रहा है। हालांकि अब तक हम देख रहे हैं कि हम नेट इंपोर्टर रहे हैं, बट डेफिनेटली मुझे लगता है कि जिस ढंग से गवर्नमेंट जो मिशंस लगा रखी, जैसे एमएसपी पे आप देखिए कि पल्सेस में 25-26 में 6% से ज्यादा की हमें एमएसपी में ग्रोथ दिखी, जो कहीं ना कहीं फार्मर को एक बूस्ट देता है कि आप पल्सेस पे शिफ्ट हो। वहीं ड्यूटी फ्री इंपोर्ट एज ऑफ नाउ काफी मिक्स मैच चल रहा है। एक तरफ हम काफी ऐसी कमोडिटीज है लाइक काबुली चने की बात करें, मूंग है, उड़द है, जहाँ पे अब लिमिटेड क्वांटिटी पे अब स्टार्ट हो चुका है हमारे एक्सपोर्ट में। लेकिन आई थिंक दिल्ली अभी काफी दूर है, काम इस पे करना बाकी है। गवर्नमेंट इस पे फार्मर को एमएसपी भी दे रही है, स्टॉक भी कर रही है और कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग कर रही है कि ये इन्फ्लेशन की वजह से आम आदमी से दूर भी नहीं हुए। तो ये वर्क तो चल रहा है, बट इट विल टेक टाइम। जी, आपका व्यू क्या है सर? इस बदलाव को आप कैसे देख रहे हैं सर? आपकी टिप्पणी क्या होगी इंद्रजीत जी? अगर हम एक्सपोर्ट डेटा को थोड़ा क्लोजली देखते हैं तो पल्सेस का जो एक्सपोर्ट है, लाइक 2024-25 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें जैसे देसी चना और काबुली चना, एक्चुअली ये दोनों कमोडिटी थोड़ा रेगुलर एक्सपोर्ट होते हैं इंडिया में। अगर 5 इयर्स का भी डाटा हम देखते हैं तो ये रेगुलर एक्सपोर्ट बास्केट में रहता है। हालांकि हाँ, जो क्वांटिटी है इसमें थोड़ा प्लस माइनस होते रहता है डिपेंडिंग ऑन द सरप्लस क्या है उस साल में या प्रोडक्शन क्या था उस साल में। बट लेंटिल्स का जो एक्सपोर्ट्स है जो कि इस साल लगभग आपका 1 लाख फॉर 1,42,000 टन के आसपास हुआ है। और ये पिछले 2 साल से ही लेंटिल्स का एक्सपोर्ट्स हमें देखने को मिल रहा है, जब से इंडिया का लेंटिल्स इंपोर्ट इंक्रीज हुआ है। 2 साल पहले से इंपोर्ट्स ज्यादा बढ़ रहा था, तो तब से ही हमने एक्सपोर्ट्स भी थोड़ा इंक्रीज होने लगा। और हालांकि इस साल थोड़ा ज्यादा ही मात्रा में हुआ है, 1,42,000। और बाकी ये तीनों कम्युनिटी को छोड़ के उड़द एक ऐसा कम्युनिटी जिसका भी एक्सपोर्ट्स हमने हमें इस साल देखने को मिला है। और हालांकि जैसे हम कुछ कंट्रीज में जैसे यूएसए, यूके और यूएई, कनाडा, इन सब कंट्रीज में जो इंडियन डायस्पोरा है उनका जो डिमांड है वो फुलफिल करने के लिए भी जो प्रोसेस दाल्स है या रेडी टू कुक आइटम है, इसके तौर से भी एक्सपोर्ट्स होते हैं। जी, सर अजय सर, आप ये बताइए कि क्या आगे चल करके हम ऐसी स्थिति में पहुंच सकते हैं क्या कि हम दालों के नेट एक्सपोर्टर ही हो जाएं और मतलब इतना उत्पादन रहे हमारे पास? क्या इस तरह की भी संभावनाएं हैं सर? बिल्कुल। मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी जहाँ पे बताया जा रहा है कि 2047 जब हम 100 ईयर्स कंप्लीट करेंगे, उससे पहले गवर्नमेंट मेक श्योर करेगी कि प्रोटीन हमारा जो इंटेक है कंटिन्यू अच्छा रहना चाहिए। तो इसी के तहत पे जो अभी हमने डिस्कशन किया था कि गवर्नमेंट मार्कआउट करेगी। एज ऑफ नाउ अगर हम करंट एक्सपोर्ट की बात करें तो जो रिसेंट डेटा दिखा रहा है वहां पे डेफिनेटली काबुली देसी जिसको हम बोलते हैं मूंग है, उड़द है, वहां पे लिमिटेड पॉइंट पे बन चुका है। बट गवर्नमेंट के जो पुश बने हुए एमएसपी को लेकर इन्होंने काम अच्छा किया है। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की वजह से हमने देखा एक प्रोसेस हाउस जैसा इंडिया काम कर रहा है। आई थिंक ऑलरेडी अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो 3.06 मिलियन मेट्रिक टन के आसपास का प्रोडक्शन है।
एमपी है, राजस्थान है, गुजरात है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे चीजें इंप्रूव हो रही है। तो यस डेफिनेटली, बट थोड़ा टाइम लगेगा एटलीस्ट। इसको जैसे हम पहले बोलते हैं 5 इयर्स प्लान, तो अगले 5 साल की अगर हम बात करें तो हम नेट एक्सपोर्टर की तरफ पहुंच पाएंगे। बट थोड़ा समय लगेगा इस चीज को, क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ पे भी जो प्रोटीन डेफिसिट है, मतलब कंजम्पशन है, वो हमारे यहाँ पे भी काफी अच्छा है। तो आई थिंक इट विल टेक एटलीस्ट 5 to 7 years टू बी नेट एक्सपोर्टर एटलीस्ट। हम्म। यहाँ पर सवाल अब महत्वपूर्ण ये बनता है यहाँ पर कि इंद्रजीत जी, कि अगर दलहन का एक्सपोर्ट बढ़ता है आगे चल कर के, तो प्राइस मोमेंटम को कैसे आप देख रहे हैं? क्या आप कीमतों में भी तेजी देखने को मिलेगी दालों की? प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जिस तरीके का अभी एक्सपोर्ट्स है, जैसे अगर हम एक्सपोर्ट का शेयर देखें प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लगभग ये 3% का ही शेयर है ओवरऑल ऑल ऑल पल्सेस का। और उसमें भी जैसे पल्सेस वाइज देखे, जैसे देसी चना का देखे, तो ये लगभग 1% का ही शेयर है। तो शेयर काफी अभी भी कम है, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि इंडिया में पल्सेस का डेफिसिट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम तो है। तो उस वजह से क्या है कि हम लाइक लास्ट 2-3 साल से तो नेट मतलब इम्पोर्टर के तरफ ही है। बट हाँ, आगे चल के अगर हमें प्रोडक्शन फैसिलिटी कुछ अच्छे हो जाए, सीड में कुछ इम्प्रूवमेंट हो, और बाकी भी जो तकनीकें हैं उसमें भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट आए, तो उस टाइम प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो ही कुछ ये सरप्लस एक्सपोर्टर के हिसाब से और सरप्लस प्रोड्यूसर के हिसाब से हम जाने जाएंगे। और तभी जाके कुछ प्राइसेस पे इम्पेक्ट दिखेगा। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जिस तरीके का एक्सपोर्ट हो रहा है, उससे प्राइसेस में कुछ ज्यादा अंतर नहीं आएगा। और और एक्चुअली क्या है कि जैसे कि 3% का मैंने बताया एक्सपोर्ट्स का डिमांड है, और ये काफी मतलब लिमिटेड कंट्रीज में ही है जहाँ की इंडियन डायस्पोरा है, और ये ज्यादातर कंजम्पशन बेस पे जा रहे हैं। तो उस हिसाब से मुझे इमीडिएट लाइक 1-2 साल में तो कुछ प्राइसेस पे ज्यादा इम्पेक्ट लग नहीं रहा है। बट हाँ, हालांकि जब हम नेट एक्सपोर्टर बन जाएंगे, उस टाइम पे एक्सपोर्ट भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट होगा जो कि प्राइसेस को डिराइव करेगा। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वो कर नहीं रहा है। ठीक सर। सर आप कैसे देख रहे हैं सर प्राइस मूवमेंट को, और क्या ये जिस तरीके से बढ़ोतरी हुई है उसका कुछ प्राइसेस पे असर पड़ेगा, अजय जी? हाँ बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले प्राइस परफॉर्मेंस की बात करें तो चना, मूंग, मसूर, इनमें भी हमने देखा कुछ ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी। जनवरी से लेकर अभी तक हम चने के प्राइसेस में करीबन 15% की गिरावट देख चुके हैं। मूंग में भी हम देख रहे हैं कि 12% के आसपास की गिरावट है। मसूर ऑलमोस्ट स्टेबल रहा है 6,200 के करीब। ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं हमारे पास सप्लाई काफी अच्छी है, जिसके वजह से दबाव है। साथ में अगर हम देखें तो इन्फ्लेशन पे भी नजर रखना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी हमने देखा था कि चने के भाव में 3-4 साल पहले जो तेजी आई थी, उसके बाद ही गवर्नमेंट काफी मैच्योरली इस पे स्टेप्स ले रही है। तो अप्रैल के जो 2025 के सीपीआई के नंबर आए वो 1.78% रहा फूड इन्फ्लेशन का। जहां पे अगर हम पल्सर्स की अगर बात करें तो काफी स्टेबल रहा है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि एज ऑफ नाउ एक्सपोर्ट्स में अगर जाती बहुत लंबी दूरी है, एक्सपोर्ट में हम और ज्यादा काम करें, बिकॉज अभी घरेलू जो डेफिसिट है वो अब धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हुआ है। बट डेफिनेटली गवर्नमेंट इसको चेक में करके चलेगी। एक तरफ प्रोडक्शन बढ़ाने का काम है और दूसरी तरफ स्टॉक भी रखना, ताकि इनकेस अगर कुछ बड़ा ऐसा अप डाउन आए तो उसको मैनेज कर पाए। बट एज ऑफ नाउ फेवरेबल है। हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन भी बढ़ रहे हैं, इंपोर्ट्स भी बढ़ रहे हैं, स्टॉक भी बढ़ रहा है, और फूड इन्फ्लेशन भी, खास करके पल्सेस का जो इन्फ्लेशन है वो काफी कंट्रोल्ड वे में पिछले 2 साल से काम कर रहा है। जी। इंद्रजीत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आप इस चर्चा में जुड़े और बहुत डिटेल में आपने दालों के ऊपर इतनी अच्छी बातचीत की हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और अजय जी, अभी आपको थोड़ा सा आपको और परेशान करेंगे और आपसे समझने की कोशिश करेंगे। सर जरा अभी अगर कोई ट्रेडिंग कॉल इनिशिएट करनी हो, कोई ट्रेड लेना हो अभी, तो एग्री कमोडिटीज़ में कहाँ आप इनिशिएट करना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है एग्री कमोडिटी में थोड़े से वॉल्यूम पार्टिसिपेशन हमने पिछले दिनों में कम होते हुए जरूर देखा है। बट 3 ऐसी कमोडिटीज है जहां पे मुझे लगता है मोमेंटम जारी है। तो सबसे पहला है गवार सीड। गवार सीड में हिस्टोरिकली भी देखा कि प्राइसेस ना 5100 सस्टेन कर रहा है, ना 5300 के ऊपर। फंडामेंटल ठीक ठाक लग रहे हैं। मानसून का अभी सोइंग की एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हुई है ज्यादा, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार फार्मर का रुझान अगली क्रॉप्स के ऊपर, मूंग पे या अदर क्रॉप्स पे ज्यादा है। उसका एक सपोर्ट हम गवार सीट पे देखेंगे। इसलिए 5120 पे लेके चलिए, 5060 का स्टॉप लॉस लगाइए, 5240 का टारगेट रहेगा। भले ही 1-2 दिन के लिए आप कैरी कर सकते हैं। वही हल्दी के अंदर हमने काफी अच्छी गिरावट देखी है, इन लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन है। जिस ढंग से इस बार देख रहे हैं सोइंग में बढ़ोतरी है, और मानसून काफी अच्छा रहा है अब तक, जिसकी वजह से हमने 14,500 से 14,800 से
13,600 तक का लेवल देख चुके हैं, बट यहाँ पे एक बेस बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके लिए 13,650 पे लीजिए, 13,400 का स्टॉप लॉस लगाइए, 14,200 का टारगेट रहेगा। लास्ट में अगर देखें तो कॉटन सीड ऑयल की एक अच्छी कमोडिटी निकल के आ रही है। हालांकि नॉर्थ में कॉटन की स्विंग बहुत अच्छी होते हुए दिखाई दे रही है, बट कॉटन सीड की डिमांड है वो कंटिन्यू बनी हुई है। इसके लिए 3,050 पे लेके चलिए, 2,980 का स्टॉप लॉस रखिए। इसके अंदर एक हफ्ते का व्यू लीजिए जहां पे आपको 3,150 तक का टारगेट मिल जाएगा। ये बात निकल करके आ रही है कॉटन सीड ऑयल के को लेकर के और हल्दी को लेकर के। नोट लेवल्स जो है नोट कर लीजिए फटाफट। जून फ्यूचर खरीदना है आपको कॉटन सीड ऑयल केक का 3,050 के आसपास। एक स्टॉप लॉस फॉलो कीजिए 2,980 का। ऊपर की तरफ आपको करीब करीब 100 रुपये ऊपर 3,150 3,150 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर ये रणनीति रहेगी। अगली जो कमोडिटी है वो है ग्वार सीड। ग्वार सीड पे जो है आपको खरीदारी कर चलनी है 5,120 पे। यहाँ पर आपको जो स्टॉप लॉस सजेस्ट किया गया है वो है 5,060 5,060 का, और ऊपर की तरफ आपको 55,240 5240 का लक्ष्य यहाँ पर दिया जा रहा है। इसके अलावा आपको यहाँ पर हल्दी में खरीदारी की सलाह दी जा रही है। हल्दी में खरीदारी कीजिए जून फ्यूचर आप 13,650 पे। स्टॉप लॉस लगाइए करीब करीब 250 रुपये नीचे 13,400 पे, और ऊपर की तरफ 14,200 14,200 रुपये के लक्ष्य आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये तीन आपको खरीदारी की सलाह यहाँ पर मिली है। 3 ट्रेडिंग कॉल मिली है, तीनों की तीनों खरीदारी की सलाह। सर कोई डिस्क्लोजर है क्या सर आपकी तरफ से? बिल्कुल, डिस्क्लोजर तो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले जो हमने डेरिवेटिव प्रोडक्ट की बात की है उसके अंदर मेरी कोई पोजीशन नहीं, मेरे क्लाइंटों की हो सकती है। सेकेंडली, मार्केट में कमोडिटी में वॉलिटिलिटी ज्यादा है तो बिना स्टॉप लॉस के कोई ट्रेड ना करें, और आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ सलाह करके ही आप ट्रेड कीजिए।